हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। डिस्कस करेंगे इसमें मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, इम्पॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब्स, मैथमेटिक एग्जीबिशन एंड मैथमेटिकल फेयर्स, एंड इम्पॉर्टेंस एंड सेटिंग अप ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी और रिसोर्स सेंटर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के एचपीयू बीएड थर्ड सेम के 2 टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूं, जो कि टेक्स्ट बुक और लेबोरेटरी मटेरियल पर है। अगर आपने अभी तक वो ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर चाहें तो आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। आप लोगों के सजेशन पर ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की। अब आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करेंगे और उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे इस चैनल की। बात करेंगे वीडियो की, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस तरीके से डिस्कस करेंगे टॉपिक को कि आपको किसी भी और बुक या किसी साइट को देखने की ज़रूरत नहीं होगी और लास्ट में आपको लगेगा कि आपने कुछ यूजफुल ज़रूर सीखा है। और एंड में मैं इस तरीके से समराइज करवाऊंगी इस टॉपिक को कि आपको कहीं से कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली एग्जाम में उन कुछ कीवर्ड्स को लेके आंसर फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स को मदर कहा जाता है सारी साइंसेस की, क्योंकि कोई सी भी साइंस हो उसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट। हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, हर जगह मैथ्स क्या है, बेसिक्स। अगर मैथ्स का बेसिक्स हमें नहीं आता ना तो हम किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैथ को मदर कहा जाता है सारी साइंसेस की। डाइवर्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, इसके एम्स हैं, गोल्स है। किसी भी स्कूल करिकुलम का कोर पार्ट होता है मैथमेटिक्स। यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर 2+2 यहाँ पर 4 है इंडिया में, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पे वो 4 ही रहेगा, कहीं पे 8 नहीं होने वाला। तो इस तरीके से यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर अब हम बात करें लर्निंग रिसोर्सेज क्या है मैथमेटिक्स में, तो लर्निंग रिसोर्सेज मतलब कोई भी पर्सन, मटेरियल, सिचुएशन या एक्सपीरियंस जिससे बच्चे को मदद मिल रही है लर्न करने में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप उसे समझाना चाहते हो, अगर वो इजीली समझ पा रहा है किसी भी पर्सन, किसी भी मटेरियल या सिचुएशन की मदद से, तो वो क्या है, एक तरीके का लर्निंग रिसोर्स है जो कि स्टूडेंट लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। ये लर्निंग रिसोर्सेज टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा यूज किए जाते हैं, जिससे बच्चों को या टीचर को नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में, नई स्किल्स सीखने में मदद मिलती है। इन लर्निंग रिसोर्सेज की मदद से हम बच्चे की अचीवमेंट बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो टॉपिक शायद उसे एक तरीके से समझ नहीं आ रहा है, कुछ और रिसोर्स लगा के अगर हम उसे समझाते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट तो होगी। जैसे कि वर्कशीट्स वगैरह हम करवाते हैं, कुछ टॉपिक्स हम समझा लेते हैं, फिर उसके बाद वर्कशीट्स देते हैं ये चेक करने के लिए कि बच्चे को वो टॉपिक समझ में आया भी है या नहीं आया है। तो इस तरीके से ये क्या है कि बच्चे की अचीवमेंट को बेहतर करती है। अब बात करेंगे नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज की। क्या जरूरत है, क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखती है, लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है, हैंड एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल है, इसमें क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिलता है बच्चे को कि हम किस चीज के बारे में समझ रहे हैं। चेंज लाती है क्लास के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और क्लास का भी होना चाहिए। एक ही तरीके से मोनोटोनस वे में क्लास होगी तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। करेक्ट थिंकिंग को इंस्पायर करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड आता है, हर चीज के पीछे लॉजिक लगाएंगे, रीजन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, कंक्रीट चीजें दिखाते हैं, फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। बच्चे को मोटिवेट करती है। जब आप बहुत सारी चीजें देखेंगे तो आप उनके बारे में जानेंगे तो क्या होगा, आपकी वोकैब भी बढ़ेगी, इंक्रीज वोकैबुलरी, कॉग्निटिव स्किल्स बेहतर होती है, वही लॉजिक रीजन लगाएंगे हर जगह तो कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो होते हैं वो उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, वो इंडिविजुअली खुद भी सीख सके। जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम, ये सारी चीजें क्या है कि बच्चों को प्रोवाइड करवा रही है अपॉर्चुनिटी खुद सीखने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग आती है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है, एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। डिस्करेजमेंट मिलती है क्रैमिंग को। क्रैमिंग अगर हम कहें तो रटाफिकेशन, जब आपको कोई चीज समझ आ रही है तो आप उसे रट्टा क्यों लगाओगे। तो लर्निंग रिसोर्सेज से क्या है कि अलग अलग तरीके से समझा ही तो रहे हैं। इंकरेजमेंट मिलती है पार्टिसिपेशन को, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो वो पार्टिसिपेट जरूर करेगा। एक चेंज आता है, वेराइटी आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्षमता अलग है। तो हम अलग अलग चीज, अलग अलग माध्यमों से जब समझा रहे हैं तो बच्चों को इजीली समझ आ जाती है चीजें।
मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे बेस होते हैं लर्निंग रिसोर्सेज। सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से इजीली किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक जो है वो समझ आ जाता है उसके इंटेलेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज की, कि किस किस तरह के लर्निंग रिसोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडियो रिसोर्सेज की। अब देखिए ऑडियो रिसोर्सेज में क्या होगा, हमारे हियरिंग सेंस इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कोई भी चीज़ की आप ऑडियो सुनते हैं लर्निंग से रिलेटेड। विजुअल रिसोर्सेज में आएगा जहाँ पे हमारी सेंस ऑफ विजन इन्वॉल्व होगी, जैसे टेक्स्ट बुक, चार्ट्स, चॉक बोर्ड, पिक्चर्स, मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप्स, माइक्रो प्रोजेक्टर्स, ग्राफिक्स, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, मैप्स, स्पेसिमेंस, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, ये सारी चीज़ें जहाँ पे सिर्फ दिमाग से आप आंखों से पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि आप याद भी करेंगे, क्योंकि जब आप कोई पिक्चर देखते हैं तो आपको वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों सेंसेस यूज होंगी, ऑडिटरी सेंसेस भी और विजुअल सेंसेस भी। एक तरीके से मल्टी सेंसरी अप्रोच है। ये बात हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है कि जब मल्टी सेंसरी अप्रोच होता है तो ज़्यादा सेंसेस को वो चीज़ दिमाग में रहेगी, तो वो ईजिली रिटेंशन हो पाएगी उस चीज़ की, वो नॉलेज ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रख पाएंगे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, टेलीविजन, वीडियो फिल्म्स, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, स्मार्ट क्लास टीचिंग, वीडियो गेम्स, प्रेजेंटेशंस, अलग अलग ऐप्स होती हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस होती हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज में मैनिपुलेटिव और एक्टिविटी रिसोर्सेज, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी जहाँ पे आप खेल खेल में बच्चों को सिखाना एक तरीके से कि माइंड भी रिफ्रेश हो जाए और कोई चीज़ सीख भी जाए, जैसे छोटे बच्चों को करवाया जाता है ब्लॉग्स, बीड्स, लैब ऑपरेटर्स, एजुकेशनल टूर्स पे लेके जाए, कुछ चेंज आएगा तो ईजिली सीख पाएंगे। एक्टिविटी बुक, एजुकेशनल गेम्स, वर्कशीट्स, पजल्स को सॉल्व करवाना, मैथमेटिक्स क्लब, फेयर्स और एग्जीबिशन अरेंज करवाना, जिससे क्या है कि इंटरेस्ट आए टॉपिक में या मैथ्स की ब्यूटी को बच्चे अच्छे से जाने। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज की, कि जब हम लर्निंग रिसोर्सेज की बात करते हैं हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन चीज़ों को बच्चों को दिखाते वक्त या तैयार करते वक्त कि हम ये लर्निंग रिसोर्स दिखाएंगे, तो क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की, कि जब भी हम कोई मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं तो लर्नर सेंटर्ड हो, वो बच्चे की एज, उसकी मेच्योरिटी, उसके इंटेलेक्ट के हिसाब से हो कि किस लेवल तक बच्चा समझ सकता है, उस लेवल तक की हम उसमें इंफॉर्मेशन रखें। बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, वो उसकी अटेंशन को कैच करे, मोटिवेट करे कि हाँ वो और कुछ भी सीखना चाहता है। जो भी आप चीज़ उसे लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हो उसकी कुछ एजुकेशनल वैल्यू हो, वैरायटी प्रोवाइड करे टीचिंग सिचुएशंस में, वो रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो कि जो भी आप चीज़ दिखाना चाहते हो कि आपके मन में पहले से ये एक ऑब्जेक्टिव हो, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बच्चे को ज्योमेट्री की समझ अच्छे से आ जाए और बच्चे को अलजेब्रा की समझ अच्छे से आ जाए, तो वो एक गोल पहले ही सेट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव पहले ही होना चाहिए, ईजी होना चाहिए जो भी आप रिसोर्स दिखा रहे हो ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए, रेलिवेंट होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए। एक्यूरेट रिसोर्स हो, ऐसा नहीं हो कि अगर आपने कुछ गलत दिखा दिया तो उसके बाद बच्चा कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा लर्निंग रिसोर्सेज में, उसे लगेगा कि शायद ये भी गलत ही होगा। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्लास हो, ना ज़्यादा क्या कहते हैं कि जो भी मान लीजिए कि आप कोई मॉडल ही दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा ही हो या बहुत बड़ा, उसे हैंडल करने में भी डिफिकल्ट हो रहा हो, प्रॉपर साइज हो, सारी क्लास को भी वो चीज़ दिख पाए और सारी क्लास इजीली उससे क्या है समझ पाए चीज़ें। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, फिर फाइनेंशियल बजट क्या होगा, ट्रेन टीचर होने चाहिए उसके लिए। ऐसा अगर एक अच्छा मॉडल है तो वही टीचर समझा सकते हैं जिसे उस टॉपिक के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी हिंदी के टीचर को कह देते हैं कि आप मैथ्स का मॉडल समझाओ तो वो नहीं समझा पाएंगे, भले ही आपने मॉडल कितना ही शानदार क्यों ना बनाया हो। तो एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, कि किस चीज उस रिसोर्स तो हमने तैयार कर लिया, अब कैसे यूटिलाइज करना है इसे, हाउ टू यूटिलाइज इट, ये भी तो आना चाहिए ना। तो सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ किया जाए कि क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से उसे प्रिपेयर किया जाए। फिर उसके बाद प्रॉपरली प्रेजेंटेशन की जाए कि कोई एरर ना हो उसमें, केयरफुल तरीके से प्लानिंग हो। फिर नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, की इंकरेजमेंट मिले बच्चों को, क्वाइट और अटेंटिव, लाइक अगर कोई टीचर चेक कर रहा है कुछ तो वो अटेंटिवली देखे, या बच्चे अगर सुन रहे हैं टीचर को अटेंटिवली सुने, शांत होकर सुने, ये सारी चीज़ आती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल, कि चेक करना कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे क्या वो पूरे हो भी पाए हैं उससे या नहीं हो पाए हैं, ये चीज़ चेक करना। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन, कि जो हमने लर्निंग रिसोर्स जो हमने एड चूज किया है उसे हम टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहें,
कि ये आज भी वो उसका जो हम चाहते हैं गोल वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ चेक करना कि मतलब जो हमारा लर्निंग रिसोर्स है उसे टाइम टू टाइम इवेल्युएशन होती रहनी चाहिए, उसकी इवेल्युएट करते रहना चाहिए उसको कि डिजायर्ड आउटकम है या नहीं है। नेक्स्ट बात आती है मैथमेटिक्स क्लब की। मैथमेटिक्स क्लब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को मोटिवेट करने में ताकि वो इंटरेस्ट और पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ मैथ्स की चीजें सीखे। मोनोटोनी ब्रेक करता है कि जो एक साधारण तरीके से सिंपल क्लास चले जा रही है, डेली के डेली टीचर आ रहे हैं समझा के चले जा रहे हैं, तो उस चीज को तोड़ता है, कुछ नया लाता है, क्लासरूम लर्निंग को सप्लीमेंट करता है। मैथमेटिक्स क्लब होता क्या है कि जब कुछ बच्चे इकट्ठे होके मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह करवाते हैं। एम क्या होता है मैथमेटिक्स क्लब का कि बच्चों में इंटरेस्ट आए मैथ्स के प्रति, कोऑपरेटिव स्पिरिट हो ग्रुप लर्निंग में, क्योंकि क्लब में क्या है कि सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आ जाती है। टू इनकलकेट फीलिंग ऑफ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, हर चीज़ को डिस्कवर करके पढ़ने की कोशिश करें। वो ऐसा नहीं है कुछ भी चीज़ रट्टा ना, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक लगाएं हर चीज़ में, अपॉर्चुनिटी मिले अलग अलग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जानने के लिए, जो मैथमेटिशियंस हुए हैं उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं वो जानने के लिए। और मेन चीज़ होती है कि अपडेट, कि मैथ्स में क्या क्या डेली इन्वेंशंस हो रहे हैं या क्या नए चेंजेस आए हैं उस चीज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे। ये एम होता है मैथमेटिक्स क्लब का। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब्स की, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है मैथमेटिक्स क्लब। तो प्रॉपर रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए उस किसी भी क्लब का। तो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, मैथमेटिक्स के टीचर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मिलके ये डिसाइड करते हैं। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं क्लब के बारे में कि क्या एम है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से आप इसके मेंबर बन सकते हैं, क्या फ़ी पे करनी होगी आपको मेंबर बनने के लिए। फिर उसके बाद कुछ पोस्ट होती है इसमें जो दी जाती है लोगों को जिनका कुछ पर्टिकुलर काम होता है, ताकि एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हो सके, काम को सक्सेसफुली कर सकें। तो सबसे पहले आता है पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये जितने भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है वो सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं एक्टिविटीज ऑफ क्लब में। ऑब्वियसली अब हेड हैं तो शो तो करेंगे ना इंटरेस्ट, ताकि अच्छे तरीके से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट आता है स्पॉन्सर, जो कि सीनियर मैथमेटिक्स टीचर हो सकते हैं, जो कि स्पॉन्सर करते हैं मैथमेटिक्स क्लब को, मोटिवेट करते हैं बच्चों को, अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ उन्हें ये सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो उनका रोल क्या होता है, एक गाइड की तरह रोल करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, अगर कुछ गलत लगता है तो एडवाइस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि जो मैंने काम दिया था वो ढंग से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एक फैसिलिटेटर की तरह वो काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है मेंबर्स। अब मेंबर्स क्या हैं, जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही मेंबर्स बन सकते हैं। उनका काम यही होता है कि वो कोई भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है या करवाया जा रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और बच्चों को अट्रैक्ट करें, ताकि और बच्चे क्लब के साथ जुड़े तो मतलब कुछ बेहतर चीज़ें निकल के आए। जब ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो हमेशा कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, हर किसी से कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों को पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बताएं और अट्रैक्ट करें कि हाँ वो भी क्लब की मेंबरशिप ले, क्लब ज्वाइन करें। नेक्स्ट फिर बात आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की। एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या काम होता है, सबसे पहले तो उसमें चेयरमैन होते हैं जो कि कमेटी के हेड होते हैं, फिर सेक्रेटरी होते हैं जो कि मीटिंग्स वगैरह बुलाते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, सारी मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना। नेक्स्ट पोजीशन होती है असिस्टेंट सेक्रेटरी की। असिस्टेंट सेक्रेटरी एज द वर्ड से असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी को उनकी ड्यूटीज़ में, और अगर सेक्रेटरी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे तो उनका रोल अदा करेंगे, जो जो काम उनका होता है वो सारे उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी को करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेजरर। ट्रेजरर रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी फीस वगैरह जो भी बच्चों से कलेक्ट की जा रही है, क्या हमने कितना खर्च किया था, कितना हमें इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर था, ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे। हर क्लास से एक या दो रिप्रेजेंटेटिव लिए जाते हैं ताकि कॉपरेशन मिले पूरी प्लानिंग करने में, और वो क्या है बाकी बच्चों को भी अट्रैक्ट कर पाए, चीज़ों के बारे में बता पाए। नेक्स्ट बात करेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ मैथमेटिक्स क्लब की, कि क्या क्या करवाता है मैथमेटिक्स क्लब्स। ऑर्गेनाइज करते हैं इंटर क्लास इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल टॉपिक्स पे लेक्चर्स, जो वेल नोन टीचर्स होते हैं मैथ्स के या स्कॉलर्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि उनके लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चों को उनके विचार सुनने के बारे में, कैसे उन्होंने मैथ्स के बारे में इतना जाना, ये उन्हें जानने को मिले। सेलिब्रेट करते हैं मैथ्स से रिलेटेड डेज इवेंट्स, ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार्स, करियर कोर्स, ताकि बच्चों को हेल्प मिले अपने बारे में जानने के लिए कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है। आइटम प्रिपेयर करते हैं वॉल्स के लिए, मैगजीन के लिए, जो भी निडी एंड वीक स्टूडेंट हैं जिन्हें मदद चाहिए मैथ्स में, उनके लिए गाइडेंस प्रोग्राम रखे जाते हैं।
जिसमें सिखाया जाता है कि मैथ्स को कैसे इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लब की, कि क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो सेल्फ स्टडी की हैबिट आती है, इंडिपेंडेंट वर्किंग की हैबिट आती है, क्लासरूम टीचिंग को सप्लीमेंट करते हैं बेहतर तरीके से और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। कॉपरेशन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि इकट्ठे काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लब में वहाँ पे वो, तो उन्हें टीचर से कुछ और बहुत अच्छा सीखने का मिलेगा। एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हैं, तो उनकी इन्वेंटिव साइड जो है वो बाहर आती है। थ्योरी को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फ्री टाइम को प्रॉफिटेबली यूज करते हैं। मैथमेटिक्स क्लब्स की वजह से लर्निंग जो है मैथमेटिक्स की वो जॉयफुल हो सकती है। बच्चे इंटरेस्ट के साथ करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनमें अच्छी हॉबीज आएंगी, जैसे पजल सॉल्व करना, चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना। अपडेटेड रहेंगे मैथ्स या साइंस की फील्ड में जो भी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग होगी, बेटर रीजनिंग पावर होगी बच्चों की, ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैथमेटिक्स क्लब करता है, फ्यूचर मैथमेटिशियंस तैयार कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठ के मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो पता चलेगा कि हाँ ये मतलब कुछ अलग सोच रहा है, तो उसे क्या है कि टीचर और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो एक मतलब फ्यूचर के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर तैयार करता है मैथमेटिक्स क्लब। नेक्स्ट बात करेंगे मैथमेटिक्स एग्जीबिशन की। अब एग्जीबिशन क्या होती है, जहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, टीचिंग लर्निंग एड्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल एंड रिसोर्सेज, अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड की जो भी चीज़ें हैं। एग्जीबिशंस हमने देखा है, या आप सबने एग्जीबिशंस देखी होंगी, कि जब चीज़ों को एग्जिबिट किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, प्रदर्शनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, सारी ये चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड। अगर किसी ने कुछ बहुत बेहतर अचीव किया है तो वो भी वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने देखे होंगे लगे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मैथमेटिक्स एग्जीबिशन का, कि बच्चों में मैथमेटिक्स स्किल्स आए, कॉन्सेप्ट्स उनके बेहतर हों, मैथ्स के इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी पता चले कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्या है मैथमेटिक्स के साथ। जब उन्हें चीज़ें विजुअलाइज करेंगे ना, तो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छी समझ बैठे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, ये चीज़ है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, एक फन एलिमेंट ऐड करना टीचिंग में। वही है कि जो साधारण तरीके से टीचिंग चले आ रही है तो वो बोरिंग हो सकती है बच्चों के लिए, तो एक फन एलिमेंट ऐड करना, टीम स्पिरिट को एनहांस करना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि ग्रुप में काम करते हैं, तो दूसरों के साथ काम करेंगे तो दूसरों के बारे में भी जानेंगे और एक पर्टिकुलर क्या है कि एक टीम की तरह काम करना सीखेंगे। नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन की, कैसी एग्जीबिशंस हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले आता है ओरल एग्जीबिशन। ओरल एग्जीबिशन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है अपना मॉडल जो है वो सारा क्या है ओरली बताते हैं ऑडियंसेस को, और ऑडियंस क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है, तो बच्चे क्या है कि उनकी क्वेरीज को क्लियर करते हैं, आंसर्स देते हैं उनकी क्वेरीज का, ताकि जो चीज़ वो उन्हें समझाना चाहते हैं पब्लिक को, वो उन्हें ईजिली समझ आ जाए। नेक्स्ट आता है इसमें मल्टीमीडिया एग्जीबिशन। मल्टीमीडिया एग्जीबिशन में जैसे वर्ड ही बता रहा है कि हम यूज़ करेंगे मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का, लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम दिखा सकते हैं, मॉडल्स दिखा सकते हैं, वर्किंग मॉडल्स दिखा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है कि हम किन किन चीज़ों के बारे में दिखाना चाहते हैं, फिर उसके बाद टीम बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि कभी भी एग्जीबिशन में एक जगह पे एक ही बंदा नहीं होता है, टीम होती है 2-3 बंदों की। फिर वो क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ऑब्जर्विंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर से, सोशल साइट से, टेक्स्ट बुक से, जहाँ से भी उन्हें उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो सारी क्या है इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग द की चैलेंजेस, कि क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें अराइज हो सकती है, उस सारे के बारे में प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, या फिर हम उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लें। फिर उसके बाद क्या है, ड्यूटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ आप ये वाला सामान लाओगे, या आप ये वाला सामान लाओगे, या फिर आप टॉपिक को समझाओगे, या आप इतना पोर्शन समझाओगे। तो मतलब जो भी काम होगा उस मॉडल से रिलेटेड और उस प्लान से रिलेटेड उन्हें क्या है डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वली। फिर उसके बाद बजट बनाया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उतना पैसा भी है, उतना बजट भी है जितना आप सोच के चल रहे हो। फिर उसके बाद उस प्लान पे वर्क होगा। फिर जो भी मॉडल प्रिपेयर किया है उसको प्रिपेयर करने के बाद चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे कि वो अच्छे से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने तो अपनी तरफ से तैयार कर लिया और कल को जब आप एग्जीबिशन में जा रहे हो तो वहाँ पे वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो तो मतलब काफ़ी बेकार सी कंडीशन हो जाएगी ना, एक मजाक का पात्र बन के रह जाएंगे आप।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको श्योर करो कि हाँ वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस स्पीकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। जो भी आपने मॉडल बनाया हो, आपकी इतनी अच्छी नॉलेज हो उसमें, इतनी अच्छी आपकी पकड़ हो उस टॉपिक पे कि आप इजीली लोगों को समझा सके। लेकिन अगर समझाते वक्त अगर आप रुक रहे हैं या फिर आप कुछ सोच सोच के बोल रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। फिर लास्ट में क्या होगा कि जो भी आपने मॉडल वगैरह कुछ भी प्रिपेयर किया है उसे एग्जिबिट कर देंगे एग्जीबिशन पे। अब कोई भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना या ऑर्गेनाइज करना आसान टास्क नहीं है, तो उसके लिए किसी भी स्टूडेंट में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हैप्पी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। पहली बात तो ये है कि अगर वहाँ पे आप सड़ू सा मुंह लेके खड़े हो ना कि हाँ मैं मॉडल समझाने सड़ू सा मुंह लेके खड़ा हूँ, तो वो कोई भी आपके पास नहीं आने वाला। तो वो पता चलेगा, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो इसीलिए हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक चेयरफुल, अब ऐसा भी नहीं है हंसते ही रहना, लेकिन एक होते हैं ना कि एक स्माइल होनी चाहिए फेस पे कि लगे कि आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिले लोगों को। नेक्स्ट है पेशेंस इन एक्सेप्टिंग द क्वेरीज। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक इसमें एक छोटी सा किस्सा याद आ रहा है तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि मोनोटोनी हमें भी तो ब्रेक करनी है ना, ऐसे लगातार पढ़ते जाएंगे तो उतना मज़ा भी नहीं आएगा। तो एक बार क्या हुआ कि हम एक एग्जीबिशन में गए थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे हमारे साथ। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वेरी नॉटी, तो उसने सोचा कि क्यों ना चलो किसी बंदे को परेशान किया जाए। तो वहाँ पे एक मॉडल समझा रहे थे कोई, तो उसने उनसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए एंड इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, हालांकि क्लास में टीचर्स तक उससे परेशान हो जाते थे, तो वो तो बेचारा ऐसी नॉर्मल सा बच्चा था। तो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट तो उसने बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही अच्छे से समझाया, और एक एक बहुत ही एजुकेटेड सा लहजा रख के समझाया, प्रॉपरली हिंदी में समझा रहा था। लेकिन वो समझ तो में आ ही चुका था, वो जो उसे परेशान कर रहे थे तो वही चीज़ें बार बार पूछ रहे थे। तो एक टाइम पे आके वो इतना इरिटेट हो गया कि हिंदी विंदी भूल के ही वॉज लाइक प्योर हिमाचली। अपने पार्टनर से कहता, लाइक मुझे आज भी हंसी आती है उस चीज़ को सोच के, कहता वो है ना कुड़ियाँ यो समझ ही नहीं आता, तू ही समझाई दे। तो लाइक हम लोग इतना हंसे उस बात पे। हालांकि बाद में जाके हमने उसे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया कि हाँ तुमने बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप में थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जीबिशन में वहाँ पे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस लेवल भी बना के रखना चाहिए। तो ये तो ही मजाक की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस एंड फर्मनेस। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपको कंप्लीट नॉलेज होगी, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में आप समझा रहे हैं, जब तक आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब आपको प्रॉपर नॉलेज है आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी पूछे, मुझे तो आता है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट बात है कि क्या क्या मटेरियल हो सकता है एग्जीबिशन में। बच्चों के द्वारा कलेक्ट किए गए मटेरियल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ स्पेसिमेंस हो सकते हैं, लोगों के लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कॉइन्स, पोस्टेज, स्टैम्प्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एग्जीबिशंस में। ग्राफिक मटेरियल्स जो स्टूडेंट्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हों, जैसे चार्ट्स, पिक्चर्स, डायग्राम, पोस्टर्स, कार्टून एक्स्ट्रा। वो सारी क्या हो, जब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, जो 3D एड मटेरियल हो सकता है जो कि बच्चों के द्वारा प्रिपेयर किया गया इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में। नेक्स्ट बात आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन की, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन क्या है कि किसी भी बच्चे को क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को समझा सके, अट्रैक्टिव मॉडल्स बना के बता सके। एक्सपोजर मिलता है कि क्या नीड्स हैं सोसाइटी की, क्या न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, क्या इन्वेंशन हो रही हैं। रिसर्च एंड टेक्निकल माइंडसेट होता है, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपिक पे मॉडल या कुछ भी प्रिपेयर करते हो तो बहुत रिसर्च करते हो ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। फिर आप क्या करते हो, टेक्निकल माइंडसेट कैसे हुआ कि प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, फिर उसका प्रोसीजर सोचते हो कि हाँ मैं इस तरीके से इस चीज़ को करने वाला हूँ। तो एक अवेयरनेस आती है, क्रिएटिविटी आती है। हमेशा कोशिश करते हैं कि क्रिएटिव तरीके से बनाई जाए ताकि लोग ईजिली अट्रैक्ट हों हमारे मॉडल की तरफ। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, लॉजिक लगाया जाता है, रीजनिंग होती है, सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं हम उसका सॉल्यूशन फिर निकालते हैं, तो वो चीज़ होती है। एप्लीकेशन, जो हमने क्लास में नॉलेज ली होती है उसको हम अप्लाई करना सीखते हैं। टीचर को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक तरीके से चेक करने की कि जो वो उन्होंने क्लास में सिखाया था क्या बच्चे उस चीज़ को अप्लाई भी कर पा रहे हैं। गोल सेटर बनाती है एग्जीबिशन किसी भी इंसान को, क्योंकि क्या एक तरीके से एक चैलेंज मिला हुआ है ना कि ये चीज़ बनानी है, कि इस तरीके से बनानी है कि लोग हमारी जो मॉडल वगैरह कुछ भी हम एग्जिबिट कर रहे हैं उसे देखने आए। तो क्या क्या पॉसिबल वे हो सकते हैं कि कैसे उस चीज़ को बेहतर बनाया जाए, तो हम एक गोल सेट करते हैं, तो इसलिए गोल सेटर बनाती है। फिर आती है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस, जो भी हमने मॉडल वगैरह बनाया उसे प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें।
नेक्स्ट बात आती है क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एकेडमिक फील्ड में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते, लेकिन जो क्रिएटिविटी स्किल्स वो दिखाते हैं उनके बेसिस पे क्या है, उनके टैलेंट को एक्सेप्टेंस मिलती है और उन्हें नोटिस किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या है एक रिवॉर्डिंग मतलब रिवॉर्ड जब मिलता है तो खुशी होती है और वो उस फील्ड में और बेहतर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैथमेटिक्स फेयर की। मैथमेटिक्स फेयर क्या है, फ्री फैमिली फन इवेंट्स है जो कि यंग माइंड्स को एक्साइट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, ताकि वो मैथ्स की चीज़ों के बारे में जाने। गेम्स, परफॉर्मेंसेस वगैरह ये सारी चीज़ें करवाई जाती है वहाँ मैथ्स से रिलेटेड, ताकि बच्चों को मैथ्स की खूबसूरती के बारे में बताया जा सके, मैथ्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाई जा सके, जिससे उनका मैथ के प्रति इंटरेस्ट बने और वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएं और ज़्यादा उनके बारे में जानना चाहें। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मैथमेटिक्स फेयर के, पहली बात तो वही आ गई कि इंटरेस्ट क्रिएट हो, मैथ्स को जॉयफुल बनाना, साइंटिफिक टाइम पर। अब ये सारी बातें हम पिछले उस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट से पॉइंट्स लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो साइंटिफिक टेम्पर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, टू नर्चर क्रिएटिव टैलेंट्स, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, हेल्दी कंपटीशन हो। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर कि फेयर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो सकता है फेयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया कवर करना चाहते हैं। तो कोई भी मैथमेटिक्स फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छे से प्लानिंग हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को आसपास को दे दी जाए पहले ही, ताकि उन्हें टाइम मिल जाए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का। फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें मैथमेटिक्स के टीचर जिन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे मैथ्स पढ़ाया हो, या फिर मैथमेटिक्स क्लब के ऑफिस बेयरर जो होते हैं उन्हें मेंबर बनाया जाता है इस कमेटी का। तो ये कमेटी क्या करती है, सब कमेटीज बनाती है ताकि अच्छे से कोई भी इवेंट जो है हो सके। जैसे डिसिप्लिन कमेटी होती है, रिफ्रेशमेंट वाले लोग अलग से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अलग अलग सब कमेटीज बना दी जाती है। तो कमेटी को क्या डिसीजन लेने होते हैं, सबसे पहले तो उन्हें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि क्या लास्ट डेट होगी कंफर्म करने के लिए पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी चीज़ में कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एग्जिबिट्स होंगे, टाइप्स ऑफ एग्जिबिट्स कैसे होंगे, वेन्यू क्या होगा फेयर का, कितने प्राइजेस दिए जाएंगे, क्या कोई कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड पोजीशन होगी या फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होगी, जजेस कौन बुलाए जाने हैं जो कि वेल नोन एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि ऑथेंटिक है ये चीज़, कौन चीफ गेस्ट होंगे इनॉग्रेशन और वैलिडिक्टरी फंक्शन के लिए, कितने ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर अरेंजमेंट हो और सारी फैसिलिटीज़ मिले उन्हें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फैसिलिटीज़ हों, सारी प्रॉपर अरेंजमेंट हो सेफ्टी का, ताकि कुछ हैजार्डस या कुछ ऐसा उलट पुलट ना हो जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके इस फेयर में, मतलब कुछ उसे खराब ना कर पाए। नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स फेयर की। तो सबसे पहली बात है कि पब्लिक में मैथमेटिकल आइडियाज़ को, मैथमेटिकल वेज को पॉपुलराइज करना, लोगों में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आए, साइंटिफिक एटीट्यूड आए, क्रिएटिव टैलेंट्स फॉस्टर हो, बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, मैथमेटिकली गिफ्टेड और मैथमेटिकली बैकवर्ड स्टूडेंट दोनों की नीड सेटिस्फाई करें, क्योंकि जिन्हें आता है वो अपना टैलेंट वहाँ पे शो करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो वहाँ पे सीखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट करना, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्या है एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि वो अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस फेलो टीचर्स या पेयर्स या पब्लिक के साथ शेयर कर पाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की। तो ये क्या है, एक ऐसा रूम है जहाँ मैथ्स से रिलेटेड हम सारी जो चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा करके रखते हैं ताकि बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आए, वो मैथ्स की दुनिया के बारे में बेहतर तरीके से जाने, मैथ्स की खूबसूरती को जाने, चीज़ों को समझें, डिस्कवर करें और इंटरेस्ट डेवलप करें मैथ्स के सब्जेक्ट में। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की। तो क्या क्या मटेरियल्स होने चाहिए वहाँ, पहले उसकी डिस्कस करेंगे। द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी शुड हैव बुक्स होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक, सोर्स बुक, मैथमेटिक्स मैगजीन्स एंड जर्नल, जनरल बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स। तो इन सारी बुक्स के बारे में हम टेक्स्ट बुक्स वाले में टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, कंक्रीट मटेरियल्स होने चाहिए जैसे बीड्स, पेबल्स, स्टिक्स, बॉल फ्रेम्स, बैलेंस, वेट, मेजरिंग टेप्स, पिन बोर्ड, ग्राफ पेपर, पिक्चर्स एंड चार्ट्स होने चाहिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मैथमेटिशियंस से रिलेटेड उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं मैथ्स की फील्ड में, उससे रिलेटेड मॉडल्स वगैरह होने चाहिए ताकि बच्चों को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिले। बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह लगाई जा सके। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए ताकि अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है या कुछ इलस्ट्रेट करना है तो ईजिली टीचर कर पाए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए लैब में जैसे कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, कंपास, रूलर, प्रोटेक्टर्स, स्टेंसिल्स, वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बैलेंसेस, अलग अलग तरीके के मेजरिंग चार्ट्स, टेप्स। सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जैसे सेक्सटेंट फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
अब अगर आप मैथ स्टूडेंट हैं तो आपको इनके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर इस वीडियो में मैं समझा नहीं सकती, तो आप कहीं और से चेक कर लीजिएगा। और अगर चेक भी नहीं भी करते तो सिर्फ आप इतना नाम याद रख लिए कि आपको लिखना है, बस इतना सा। प्रोजेक्टेड एड्स होने चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप, वो क्या होता है, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होता है, एक तरीके से प्रोजेक्टर की तरह ही होता है। एलसीडी वगैरह होने चाहिए। कंप्यूटिंग डिवाइस होनी चाहिए, जैसे कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद सेट कैसे करते हैं मैथमेटिक्स लेबोरेटरी को, वो सारी चीज़ें, कि जितना भी नेसेसरी मटेरियल्स है उसको प्रॉपर लेबलिंग नेम टैग्स के साथ रखा जाए, प्रॉपर तरीके से असेंबल किया जाए, एक तरीके के इक्विपमेंट्स को एक साइड रखा जाए, जैसे कि ऑडियो विजुअल मटेरियल्स को क्या है कि ज्योमेट्रिकल मटेरियल्स के साथ ना मिला दिया जाए, एक प्रॉपर सीक्वेंस हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो। जो बुलेटिन बोर्ड है वो एंट्रेंस डोर के पास होना चाहिए, ताकि कोई भी एंटर करते ही पहले बुलेटिन बोर्ड को देखे, उस पर ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन पढ़े। बेंचेस और टेबल्स जो है फ्री मूवमेंट होनी चाहिए उनकी, ऐसा नहीं है कि एक जगह ही रखे जा सके, कहीं से भी अगर हमें कुछ मूव करना है, कुछ चेंज लाना है लैबोरेटरी में तो वो ला सकें। पिक्चर्स एंड चार्ट्स होने चाहिए प्रॉपर सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए व्हाइट बोर्ड के लिए, शेल्फ पे सामान इस तरीके से रखा जाए कि इजीली वो दिखे वहां से। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो कि जैसे कि प्रोजेक्टर, टेलीविजन, वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो कि सारे बच्चों को नजर आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वालों को नजर आए। सेफ इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि प्रोजेक्टर्स वगैरह या जब यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सारा मटेरियल जो टेबल पे पड़ा है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। कोई भी मटेरियल जो कहीं पे भी अरेंज है, टेबल पे, शेल्फ पे, बोर्ड पे, वो इस तरीके से अरेंज किया जाए कि इजीली एसेसिबल हो, और जब ज़रूरत हो उसके बाद यूज़ करने के बाद उसे प्रॉपरली वहाँ पे क्या है रख दिया जाए। नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की, कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात ये कि लर्निंग बाय डूइंग जब होती है तो बेहतर तरीके से सीखते हैं, परमानेंट इंप्रेशन होता है, सेफ एंड प्रॉपर प्लेस है किसी भी मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल इक्विपमेंट्स को रखने के लिए, इंटीग्रेट करती है मैथमेटिक्स लैब थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है। जितने भी प्रोग्रेसिव मेथड है, जैसे कि ह्यूरिस्टिक, इंडक्टिव एनालिसिस, लेबोरेटरी और प्रोजेक्ट मेथड, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो चीज़ों को जानने की इच्छा है, वो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ उन्होंने चीज़ों को जाना, अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स बनाने की, चार्ट्स, मॉडल्स, मतलब अपना टैलेंट शो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है वो कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है। प्रॉपर स्किल डेवलप होती है कि कैसे कोई भी चीज़ काम कर रही है, कैसे एक्यूरेटली काम कर रही है, ये सारी हम समझ सकते हैं, वहाँ से जान सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और कंक्लूजन की पावर बच्चे की बढ़ती है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि प्रॉपर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनकी प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, कि टीचर वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करे बच्चे के इंटेलेक्ट के हिसाब से। तो चलिए, मैंने आपसे कहा था कि हालांकि टाइम बहुत हो गया कि मैं आपको इस तरीके से समराइज करवाऊंगी कि कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसमें क्या डिस्कस करना था, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्लब, एग्जीबिशन, फेयर्स एंड लेबोरेटरी के बारे में। तो देखिए, एम सब में सिमिलर आएगा कि साइंटिफिक एटीट्यूड हो, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आए, जॉयफुल बने, लॉजिकल हो, क्रिएटिव थिंकिंग आए, अपॉर्चुनिटी मिले बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने की, हेल्दी कंपटीशन की एक्टिविटी हो, कॉपरेशन आए बच्चों में, मैथ्स की ब्यूटी, मैथ्स के एसेंस को जाने। तो ये आप एम में लिख सकते हैं, भले ही इनमें से कुछ भी आए आप ये सारा लिख सकते हैं। क्लब, एग्जीबिशन, फेयर, लेबोरेटरी कुछ भी आए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की, कि क्लब में क्या है कि कमेटी बनाई जाएगी, उनके मेंबर्स होंगे, उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ होंगी। फेयर में क्या है, कमेटीज़ होंगी, सब कमेटीज़ होंगी। लेबोरेटरी में क्या क्या मटीरियल होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सेट करना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं आप, बेटर नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की अच्छे से, लर्निंग बाय डूइंग हो, थ्योरी को रिलेट करना सीखें प्रैक्टिकल के साथ, अप टू डेट रहे मैथ्स रिलेटेड चीज़ों को लेके, साइंटिफिक अप्रोच हो, कॉन्फिडेंस आए। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्यूचर्स मैथमेटिशियंस को तैयार करना। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है एंड आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी अगर समझ नहीं आई है या कोई भी आपका फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ यूज़फुल मिला हो, तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।